EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, एक बार याद कर देते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस, ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो लेट अस से हमारे पास एक सोलेनॉइड है। व्हाट इज सोलेनॉइड? कॉपर वायर। कॉपर वायर को सोलेनॉइड बोलते हैं क्या? हाँ, तो कॉपर वायर जिसको हमने कॉइल के फॉर्म में ऐसे बाइंड कर दिया है ना, सो यू कैन यूज प्लास्टिक कोर, आयरन कोर, एयर कोर, कुछ भी यूज कर सकते हो। कोई तो एक मटेरियल है जिसके ऊपर रॉड जैसा है या हॉलो ट्यूब जैसा है और उसके ऊपर हमने कॉपर वायर को बाइंड कर दिया, दिस बिकम्स अ सोलेनॉइड। तो ये क्या है? ये सिंपल सोलेनॉइड है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को सोलेनॉइड बोलते हैं हम लोग। एंड जब इसमें से कोई करंट फ्लो करेगा तो उस करंट की वजह से इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है। सही बात है? ये हमने स्कूल में भी सीखा है ना, लोअर क्लासेस से हम लोग सीखते आ रहे हैं कि सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो बार मैग्नेट जैसा होता है थोड़ा बहुत, है ना, और ये कंटिन्यूस लाइंस होती है। अब अगर ये करंट में चेंज आ जाए, अगर ये चेंज हो जाए तो इस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ जाता है, मतलब किस में चेंज आ जाता है? मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ जाता है तो फ्लक्स में चेंज आ जाता है। और अगर फ्लक्स में चेंज आता है तो इसके वजह से क्या बनता है? ईएमएफ बनता है। ईएमएफ इंड्यूस होता है इस वायर के अंदर। तो अब कौन से करंट की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है? इसके खुद के करंट के चेंज की वजह से इसी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जो ओरिजिनल करंट को क्या करेगा? अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो यहाँ पर एक इंड्यूस्ड करंट बन जाएगा, बैक करंट बन जाएगा। वी विल कॉल दिस एज बैक करंट और बैक ईएमएफ। ठीक है, अगर मैंने इसको बैटरी कनेक्ट करके करंट सप्लाई किया है तो उस बैटरी का ईएमएफ ई होगा और ये क्या होगा? बैक ईएमएफ, जो इसके अंदर बनता है। ठीक है, सिंप्लीफाइड सर्किट फॉर्म चाहिए तो ये हमारी बैटरी जिसको हमने कनेक्ट किया, ये अपना ओरिजिनल बैटरी जिससे ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है और वो ईएमएफ इस करंट को सेटअप कर रहा है। लेकिन उस इंडक्टर के अंदर भी अपना एक छोटा सा उल्टा ईएमएफ बनेगा, ये हो जाएगा बैक ईएमएफ। ठीक है, तो अगर सर्किट डायग्राम ही बनाना है इसका तो ऐसा दिखेगा। इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट विल बी बैक ईएमएफ। ओरिजिनल जो सेल है वो इस तरफ करंट देगा जो कि वेराइंग करंट है, लेट अस से आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कांस्टेंट होगा तो ऑब्वियस बात है बैक ईएमएफ जीरो रहता है। अगर करंट कांस्टेंट हो जाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, इसलिए ईएमएफ जीरो, बैक ईएमएफ जीरो हो जाएगा। उस केस में ये बैक ईएमएफ है। ठीक है, तो जब भी करंट चेंज हो रहा है इस वायर के अंदर से, सप्लाइड करंट चेंज हो रहा है, बैक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और बैक करंट आ रहा है इसमें। बैक करंट मतलब क्या है? ये इंड्यूस करंट है और वो ओरिजिनल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। तो ओरिजिनल करंट को ये क्या कर रहा है? कम कर रहा है, ओवरऑल करंट को कम करता है। सो दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है ना, इसके लिए अपना फॉर्मूला बहुत सिंपल था, करंट इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, बैक करंट इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। तो इसके से हमारा फॉर्मूला आया था फ्लक्स, और यू कैन राइट इट दिस वे आल्सो, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? करंट थ्रू द कॉइल। ये जो फ्लक्स है वो किसका प्रोपोर्शनल है? करंट का प्रोपोर्शनल है। तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई। इसमें एल क्या था? दिस वाज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब क्या है? खुद के ही करंट की वजह से उसी के अंदर इंड्यूस करंट आ रहा है। खुद के ही करंट चेंज होने की वजह से, जो कॉइल में से पहले ही फ्लो कर रहा था, उस करंट में चेंज आया तो इंड्यूस करंट आ गया। अगर ये उस कॉइल में से जाने वाला करंट कांस्टेंट है तो इंड्यूस ईएमएफ कितना? जीरो। इंड्यूस करंट भी जीरो, तो तब इंडक्शन नहीं होने वाला। इंडक्शन कब होगा? जब इस कॉइल का खुद का करंट चेंज हो जाए। और खुद का करंट मतलब सेल्फ करंट चेंज हो गया और उस चेंज की वजह से उसमें क्या हो गया? उसी ने खुद का ईएमएफ इंड्यूस कर दिया, करंट इंड्यूस कर दिया। दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस। कॉइल खुद को ही इंड्यूस कर रही है बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द करंट। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? तो फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई। ये याद रखना, दिस इज टोटल फ्लक्स, दिस इज टोटल फ्लक्स। ठीक है, अगर मेरे पास सिंगल कॉइल है तो इसमें से टोटल फ्लक्स कितना होता है? फाइव या फिर 5b। फाइव इज इक्वल टू 5b। अपने टेक्स्ट बुक में हम लोगों ने 5b ये सिंबल यूज किया है फ्लक्स के लिए एक सिंगल लूप में से। बट यहाँ पर n टर्न्स है
तो इस केस में टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा दैट विल बी n टाइम्स फाई बी। एक कॉइल में से फ्लक्स अगर फाई बी है, दो कॉइल में से कितना डबल, क्योंकि अपना फ्लक्स क्या है, फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला ये है बी ए, टोटल फ्लक्स इज बी ए। मैग्नेटिक फील्ड एट से कांस्टेंट है, एक कॉइल का एरिया ए, तो दो कॉइल का एरिया कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि दो कॉइल्स है और दोनों में से लाइंस जा रही है तो एरिया विल बी डबल। n कॉइल्स होंगी तो एरिया विल बी n टाइम्स, इसलिए फ्लक्स जो है वो n टाइम्स हो जाता है। एंड व्हाट इज दिस फाई बी, ये एक कॉइल सिंगल कॉइल में से जाने वाला फ्लक्स है, ठीक है, फ्लक्स पर कॉइल और पर एरिया, पर यूनिट एरिया, दैट इज फाई बी, है ना। चलो अब ये सारा जो नॉलेज है इसको हम लोग यूज करने वाले हैं टू फाइंड ऑन व्हाट फैक्टर्स दिस L डिपेंड्स। ये जो L है यहाँ पर तो कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी है, बट दिस L in reality depends on dimensions of this coil. It depends on some other factors also. तो ऐसे कौन से फैक्टर है जिस पे ये L डिपेंड कर रहा है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो वी विल बी फाइंडिंग आउट एक्सप्रेशन फॉर व्हाट L ऑफ ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडक्टर या फिर सोलेनॉइड बोल सकते हो आप। इस लेसन में हम इसे क्या बोलेंगे, इंडक्टर। रियलिटी में ये है क्या, सोलेनॉइड ही है, ठीक है। तो सोलेनॉइड का फ्लक्स कितना है वो हम लोग इस लेसन में अभी एक छोटा सा डेरिवेशन में कैलकुलेट करेंगे। क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, फ्लक्स इज इक्वल टू Li, ये पता होना चाहिए, ये सबको पता है। दूसरी चीज पता होनी चाहिए कि फ्लक्स जो है वो n टाइम्स फाई बी है, अगर एक लूप में से फाई बी जा रहा है तो टोटल कॉइल में से जाएगा n फाई बी। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, फ्लक्स इज बी बार डॉट ए बार, एक्चुअली इट इज बी ए कॉस थीटा, बी बार डॉट ए बार। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो पता होने चाहिए। अगर सिंगल लूप है तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट कॉइल, एक ही बात है। चलो अब करते हैं हम लोग ये इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन, छोटा सा है, बहुत सिंपल सा। एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, वो भी मैं याद करा देता हूँ। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका मैग्नीट्यूड एट द सेंटर ऑफ दिस कॉइल याद है तो। और एक फैक्ट आपको ये पता होना चाहिए, कौन सा, इफ यू हैव सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड के अंदर सेंटर में कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है म्यू नॉट एन आई। व्हाट इज म्यू नॉट, कांस्टेंट है ना। म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू भी दे देता हूँ चाहिए तो, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ यूनिट्स, ऐसा यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स में नहीं बता रहा हूँ, ढूंढ लेना, ठीक है। n is number of turns per unit length of the solenoid। n is number of turns, total number of turns per unit length of the solenoid। ये length of the solenoid है, ये number of turns है। and I is the current through the solenoid, ठीक है। ये एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, n टाइम्स फ्लक्स पर यूनिट एरिया, है ना। ये एक सिंगल लूप में से जाने वाला फ्लक्स फाई बी है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, n फाई बी इस केस में। दूसरा, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू, और फ्लक्स इज इक्वल टू Li। जितना करंट ज्यादा, ऑब्वियस बात है, उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग उतना फ्लक्स ज्यादा, ठीक है। सो फ्लक्स इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू I। ये कुछ चीजें लेकर हम लोग एक्सप्रेशन किसका निकालने वाले हैं, L का, फॉर दिस सोलेनॉइड, ठीक है। ये चीजें लिखनी है तो पहले लिख लो, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। डेरिवेशन इसके बाद है ना। डेरिवेशन में मैं ये सारी चीजें उठा के लिखने वाला हूँ डायरेक्टली, वहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा ये क्या है वो क्या है। लिखना है तो लिख लो, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, देखो क्या क्या चीजें हैं याद रखने वाली। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड इज म्यू नॉट एन आई। म्यू क्या है, म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी वैक्यूम, ये म्यू नॉट है इसलिए वैक्यूम का। अगर इसके अंदर कोई आयन का कोर होगा तो यहाँ पर म्यू आर एक और टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसके अंदर अगर 1000 टर्न्स है और इसका लेंथ है 10 मीटर तो 1000/10, ठीक है। लेंथ L है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। दोनों को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। I क्या है, करंट थ्रू दिस सोलेनॉइड, I इज करंट थ्रू द सोलेनॉइड, ठीक है। एंटी करंट ऑपोजिट का है इसका हसन। अगर इसमें से जाने वाला करंट चेंज हो गया तो, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड ये करंट बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने पे फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने पे इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, दैट इज बैक करंट, और वो ये वाला है।
ओरिजिनल हमने इसको करंट देने के लिए कोई बैटरी वगैरह यहाँ कनेक्ट किया होगा, सही बात है। बिना बैटरी के करंट कहाँ से जाएगा, है ना। तो लेट अस से ये वाला मेरा ई है, ठीक है, करंट इस तरफ से जा रहा है, बट क्योंकि ये करंट टाइम वेरिंग है तो एक बैक ईएमएफ क्रिएट होगा जो इससे रिवर्स आएगा। तो सर इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो उसको हम लोग अगर सर्किट में दिखाना है बैटरी की तरह तो ऐसा दिखा सकते हैं। तो सर इसमें जो ईएमएफ का वैल्यू होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल। नहीं नहीं, ये जो है ना, ये बैक ईएमएफ, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है -LdI/dt। किस पे डिपेंड कर रहा है, एल पे डिपेंड कर रहा है। तो एल का तो हम एक्सप्रेशन अभी निकालेंगे, और किस पे डिपेंड कर रहा है, आई में। एल तो कांस्टेंट है इस पर्टिकुलर केस में, तो आई जो है वो क्या करंट है, वो कितना रैपिडली चेंज हो रहा है। तो आपने ये जो सप्लाइड करंट है वो कितना चेंज हो रहा है पर सेकंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, उस पे डिपेंड करेगा बैक ईएमएफ। अगर रैपिडली चेंजिंग है, कैसे डिसाइड करेंगे रैपिडली चेंजिंग, लेट अस अज्यूम कि हमारा जो ईएमएफ है वो बैटरी का नहीं है, वो क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है। तो अल्टरनेटिंग करंट के केस में हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, जनरली अपने घर में जो आता है वो 50 हर्ट्ज है, ठीक है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी करंट में चेंज आएगा वो यहाँ पर बैक ईएमएफ में इंड्यूस हो जाएगा। अगर 50 हर्ट्ज की जगह हम लोग 1000 हर्ट्ज का अल्टरनेटिंग करंट ले लें तो इस केस में जो बैक ईएमएफ है वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑल ऑन फ्रीक्वेंसी, कितना तेजी से करंट चेंज होगा, इट डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक है। अगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 0 है, मतलब करंट कांस्टेंट है, तो ईएमएफ कितना, 0 है ना। तो जितना ये कम हो जाएगा, 0 अगर हो गया रेट ऑफ चेंज, तो ऑब्वियस बात है देयर इज नो बैक ईएमएफ, सेल्फ इंडक्टेंस ही नहीं होगा क्योंकि करंट ही चेंज नहीं हो रहा है। तो करंट चेंज होना जरूरी है, जितना ज्यादा तेजी से चेंज होगा उतना ज्यादा बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो वेरिएबल चीज है वो, ये सारे फॉर्मूले याद रखो। अभी हम लोग एक मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे जिसमें हम लोग एल जो है, एल किस पे डिपेंड करता है, तो एल डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, ठीक है। और ये हमें निकालना है कि एल वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है इन केस ऑफ फॉर सोलेनॉइड। सोलेनॉइड वाले केस लेंगे और फाइंड करेंगे कि एल किस पे डिपेंड कर रहा है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है ना, ठीक है। तो अपना पहला फॉर्मूला तो यही है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या है, एल आई। I is the current through that inductor coil or solenoid coil and phi is the total flux, ठीक है। और total flux कितना होता है, this is total flux, this is total flux through solenoid, है ना। अभी हमने जो solenoid देखा, और हमें पता है कि total flux जो होता है वो n times phi भी होता है, where n is total number of turns of solenoid and phi भी क्या है, flux through one loop, है ना, एक लूप में से जाने वाला फ्लक्स। ये यहां डाल दो तो क्या आ रहा है मेरा फॉर्मूला, n phi b is equal to l I। मुझे l चाहिए तो मैं l इक्वल टू क्या लिख दूंगा, n phi b अपॉन I, ठीक है। यहां तक क्लियर है ये पॉइंट। अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ फ्लक्स का अपना फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, बी ए कॉस थीटा होता है रियल में। पहले थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं, बी ए कॉस थीटा यहाँ पर क्या होगा, ये अपना सोलेनॉइड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, सही बात है, यहाँ से वो टर्न हो रहा है, बट यहाँ पर इस हिस्से में पैरेलल लाइंस है, ये एरिया और ये लाइंस जा रहे हैं, एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा, एरिया को परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना है, cos 0 कितना होता है, तो ये वाली वैल्यू कितनी है, सिंस cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 एंड दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। cos थीटा कितना आ रहा है यहाँ पर, 1 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। बी क्या है, इसके अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या है, इसका एरिया। लेट अस पुट ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब 2 का वैल्यू 1 में डालेंगे तो L का फॉर्मूला आ जाएगा L phi b की जगह
बी ए अपन अपॉन I आई, ठीक है। ये उठा के यहां डाल, इक्वेशन नंबर 3। अब यहां देखो बी क्या है, व्हाट इज बी? मैग्नेटिक फील्ड कहां पर, इसके अंदर। सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड, बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। इसमें वेयर n is number of turns per unit length, so therefore b is equal to mu naught number of turns per unit length। लेंथ को क्या लिखते हैं, स्मॉल एल लिखते हैं, क्योंकि कैपिटल एल तो इंडक्टेंस है ना, आई। स्मॉल एल क्या है, ये स्मॉल एल क्या है, एल दिख रहा है ना, ये कुछ और लेटर दिख रहा है, ठीक है। स्मॉल एल क्या है, नंबर ऑफ लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। ये जो सोलेनॉइड है इसका लेंथ कितना है, स्मॉल एल। आपकी डायग्राम में इसको स्मॉल एल लिख लो, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा बाद में से। अब ये वैल्यू किधर डालेंगे, यहां डालना है इस इक्वेशन में। इसको इक्वेशन 4 दे दो, यूजिंग इक्वेशन 4 इन 3, यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3। इसको कहां डालेंगे, इस b की वैल्यू को यहां डाल देते हैं, तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा, n अपॉन i, या फिर n अपॉन i। b का वैल्यू मैं डाल रहा हूं म्यू नॉट n i अपॉन l। तो क्या कट हो रहा है, i कट हो रहा है। सो दिस गिव्स यू म्यू नॉट n स्क्वायर बाय l, और ये a। सो यहां से क्या क्या समझ में आ रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है ये, l is proportional to n square, n is total number of turns in the solenoid, a is area of cross section of solenoid, l is the length of solenoid। लेंथ बढ़ेगा l क्या हो जाएगा, कम होगा, घटेगा। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। n बढ़ेगा तो l बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ l, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कभी कभी डायमीटर दे देंगे, या एरिया आपको जनरली डायमीटर या फिर रेडियस दिया रहता है इसका, ठीक है। तो उस केस में इस फॉर्मूला को और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, बट ये भी एक फॉर्मूला है ही, आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। मैं इसको एक अलग लाइन में लिख लेता हूं। क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें यहां से मिल गया, ये लर्न करना है बच्चों, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, ठीक है। एक बार देख लेते सही लिखा है क्या, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए। उन लोग ने इस म्यू नॉट एन स्क्वायर ए तो सही है, अच्छा उन लोग ने इसको स्मॉल एन के टर्म्स में लिखा है, इसको स्मॉल एन के टर्म्स में लिखा है। स्मॉल एन के टर्म्स में अगर लिखना है तो ये वाला जो सब्स्टिट्यूशन है ये नहीं करना चाहिए था, बट एनीवेज मैं थोड़ा और मैथमेटिक्स करके दिखा देता हूँ। हाँ n स्क्वायर की जगह पे छोटा n हाँ एन स्क्वायर की जगह छोटा एन स्क्वायर, ये डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, एन स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, है ना। और ये उधर चला गया, एल स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर, इधर डाल देंगे, समझ में आ रहा है ना। म्यू नॉट एल स्क्वायर एन स्क्वायर एल स्क्वायर ए अपॉन एल, और ये एल और ये कट हो जाएगा, तो कट कर दूं यहीं पे, तो ये आ गया कैपिटल एल। और आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने ये दिया है कैपिटल एल पर यूनिट स्मॉल एल, मतलब इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ दैट विल बी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है, ये और ये, मुझे ये दोनों इंपॉर्टेंट लगते हैं, ये उसी फॉर्मूले को रीअरेंज किया है, ठीक है। और क्योंकि कभी कभी हमें डायमीटर दिया रहता है, अगर डायमीटर में डिपेंडेंस पूछा तो ये ओरली भी बता सकते हो, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर, सो एल इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर, ये बता सकते हो। बट चलो लिख लेते हैं दूसरा फॉर्मेट भी। इसी का दूसरा फॉर्मेट क्या हो जाएगा, एल अपॉन एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर, ये एन क्या है, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें और उसमें फर्क है। हाँ तो ये क्या था, ए को लिख सकते हैं हम लोग पाई डी स्क्वायर बाय 4, सही है क्या। एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर या फिर पाई डी स्क्वायर बाय 4 होता है, सही बात है।
इतना तो बताया ना, हाँ पायर स्क्वायर पाई डी स्क्वायर बाय 4 का साला, एरिया पाई डी स्क्वायर बाय 4 का साला, फोर सांग. हां मतलब 7 का साला सांग. पायर पायर स्क्वेअर असतो, आर रेडियस आहे, मी डी डायमीटर दिलाय, आर रेडियसचा डबल स्क्वेअर म्हणजे डी बाय डायमीटर डी बाय 2 है ना, रेडियस इज D डी बाय 2, डायमीटर बाय 2 आणि त्याचा स्क्वेअर केला की डी स्क्वेअर D by बनेगा. आलं लक्षात? ओके. सो ये फॉर्मूला आपके बुक में दिया हुआ है, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई डी स्क्वायर बाय 4, ठीक है, डी इज द डायमीटर. ये आपका इक्वेशन 12.34 है. ये आपकी इक्वेशन 12.34 है टेक्स्ट बुक में. मेरे हिसाब से ये इनमें से कोई भी एक लर्न करो, इतने सारे मत लर्न करो, है ना. एक कैपिटल एन वाला कर लो, एक स्मॉल एन वाला कर लो, या फिर स्मॉल एन वाला करोगे तो कैपिटल एन वाला बाय डिफॉल्ट आ जाता है. तो इन तीनों में से कोई भी एक करो और इसी को रीअरेंज करके ये आ रहा है, तो बस ये एक काम करो, एक ही लर्न कर लो, बस 10 चीजें लर्न मत करो, क्या है भूल जाओगे, है ना. ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला सब एक ही है, अलग अलग फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो एक ही लर्न करो, खत्म, है ना. चलो ये हो गया आपका टॉपिक. तो क्या क्या समझ में आ रहा है? एल जो है इंडक्टेंस, इट इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर. व्हाट इज एन? नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर. मतलब अगर आपके पास इंडक्टर है, उसको आपने बहुत ज्यादा टाइट वाइंडिंग की है, एक के ऊपर एक बहुत बहुत ज्यादा क्राउडेड वाइंडिंग है ना, उस केस में एल ज्यादा. अगर दूर दूर वाइंडिंग किया हुआ है तो एल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पर यूनिट लेंथ आपकी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है. तो टाइटली वाउंड अगर आपका इंडक्टर है तो उसमें एल ज्यादा होगा. डी स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है, यहाँ से पता चल रहा है, एल इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर. डायमीटर जितना ज्यादा उतना इंडक्टेंस ज्यादा, है ना. डायमीटर बढ़ने में इंडक्टेंस बढ़ रहा है, तो मोटी कॉइल होगी तो इंडक्टेंस ज्यादा होगा. बस ये सारी चीजें आपको याद रखनी है. इस टर्म का यूनिट क्या आएगा? हेनरी पर मीटर. ये हेनरी है, ये मीटर, तो हेनरी पर मीटर इसका यूनिट आएगा, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ. इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये जो है फॉर्मूला पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे. वैल्यूज दे देंगे, वैल्यूज पुट करो, आंसर आ गया, खत्म. इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. क्या याद होना चाहिए? फॉर्मूला. फॉर्मूला याद नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे. ठीक है, लिख लो. एग्जांपल नंबर है 12.6. यस, एग्जांपल नंबर 12.6. क्या क्या डेटा गिवन है क्वेश्चन में, पढ़ के लिखते हैं फटाफट से. n equal to 100 थाम. Consider a uniformly wound solenoid having n turns and L length L. Core of solenoid is air. ठीक है, air core का है. Find the inductance of solenoid of n equal to 200. Capital N is number of turns जो दिया है 200. उन्होंने कैपिटल L लिया, हम लोग इसको स्मॉल l लेंगे. Length of solenoid is 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर कितना होता है? 0.2 मीटर. ठीक है, और क्या बोला है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया लिखे मैंने 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर. याद रखो, सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर में करना है, 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे. उसके बाद क्या बोला है? कैलकुलेट इंड्यूस करंट, इंडक्शन, इंडक्टेंस निकालना है. फॉर्मूला ये है. फॉर्मूला क्या है? इसमें दो पार्ट है क्वेश्चन में, एक ये निकालना है. तो फॉर्मूला है L इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर L A. म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷. ये वैल्यू लर्न कर लो, पेपर के शुरुआत में लास्ट में दिया रहेगा. ठीक है, स्मॉल n मतलब कैपिटल N बाय L. तो ये यहाँ पर ही कैलकुलेट कर लेते हैं. स्मॉल n कितना है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ठीक है, इधर डाल देते हैं 200 अपॉन 0.2 का स्क्वायर. L कितना है? स्मॉल l लेंथ है 0.2 into 5 एरिया है 10⁻⁴. 5 into 10⁻⁴. सिंपलीफाई करते 0.2 का स्क्वायर है और ये 0.2 है, तो नीचे कितना बचेगा? 0.2 बच जाएगा. 200 का स्क्वायर 4 into 10⁻⁴. 2 का स्क्वायर 4, 00 का स्क्वायर 10⁻⁴, मतलब 100 का स्क्वायर 10⁻⁴. इधर 0.2 नीचे बचा हुआ है ना, ये 0.2 को ऐसे लिखो या फिर 2 into 10⁻⁻⁴ लिख लो. 0.2 का स्क्वायर था और इधर 0.2 था, तो एक ही कट हुआ. ये 5 into 10⁻⁴ है, इसको कुछ मत करो, ये दोनों हट जाएंगे. 4 पाई into 10⁻⁷. 12.56. अब ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई करो. ये 2 ये 4 5 है 20. ठीक है, 10. और ये हो जाएगा 10.
20 डिवाइड बाय 2 10 हो जाएगा, 10 इंटू 4 हो जाएगा 40, या फिर 4 इन 4 पाई का वैल्यू डायरेक्ट लिख दो। 4 पाई का वैल्यू कितना होता है? 12.56 होता है 4 पाई का वैल्यू, इंटू 10⁻⁷ इधर का 10, इधर और क्या बच गया बस, और ये 10⁻⁻1 ऊपर गया तो 10⁻1, तो ये हो गया 12.56 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 2 -5 हेनरी। 12.56 इंटू 10, इसको लिख सकते हैं 0.1256 बुक के हिसाब से अगर लिखना है तो, ये भी लिखा तो आंसर करेक्ट है। 0.1256 इंटू 10⁻³ हेनरी, सो इट इज 0.126 अगर राउंड ऑफ करेंगे तो मिली हेनरी। ये टेक्स्ट बुक वाला आंसर, ये लिखोगे तो भी चलेगा, इसके आगे नहीं करोगे तो भी चलेगा। सर ठीक है, क्या फॉर्मूला इंड्यूस्ड ईएमएफ का? E इज इक्वल टू L di/dt। इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो यहाँ पर एक माइनस साइन भी आएगा। L अपन ने अभी निकालो भाई, ये रहा 0.126 टेक्स्ट बुक वाली वैल्यू अभी डालनी है, 10⁻³ ये मिली हेनरी हो गया। di/dt उन्होंने दे रखा है, कितना दिया है? 5 di/dt 60 एम्पियर पर सेकंड ऑलरेडी दिलेले क्वेश्चन मध्ये बघा। अरे इकडे पाहिला खाली वाचलंच नाही मी क्वेश्चन नाही। हाँ तो बस वैल्यूज डाल दो, करो कैलकुलेट, है ना। अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो माइनस साइन नहीं भी दोगे तो चलेगा, माइनस साइन दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा। सर -60 घेतलं डिक्रीज म्हटलंय का करंट बघा बरं, डिक्रीजेस करंट डिक्रीजेस एट द रेट, है ना। डिक्रीजेस है मतलब इसको क्या लेना है? माइनस लेना है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। और कर लो मल्टीप्लिकेशन, आ गया आंसर, ये आ जाएगा 7.56 मिली वोल्ट। आणि एमएच म्हणजे सर हाँ मिली हेनरी, मिली मतलब 10⁻³ सर ते मिली आणि मीटर कसं काय ओळखायचं? कशा अभी देखो क्या होता है यहाँ पर, वापस से इंडक्टर पे आ जाते हैं। इंडक्टर है, हमने इसको कोई तो चेंजिंग करंट लगा दिया, चेंजिंग करंट सोर्स, इसको बोलते हैं हम लोग एसी सोर्स। एसी सोर्स के लिए ये सिंबल है। एसी जरूरी नहीं है, कोई भी सोर्स जिसमें करंट चेंज हो रहा है, आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। तो ऐसे केस में लेटर से ये मैं डीसी बैटरी भी बताऊंगा, तो ये यहाँ से लेटर से करंट जा रहा है ऐसा राइट नाउ, लेटर से अल्टरनेटिंग नहीं है, डीसी ले लेते हैं, बट टाइम वेरिंग डीसी, ऐसा डीसी जो जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है। क्योंकि ये करंट चेंज हो रहा है, इसके अंदर क्या इंड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ। किस तरफ इंड्यूस होगा? रिवर्स में। तो ये बैक करंट बनेगा, बैक ईएमएफ बनेगा। इसका जो बैक ईएमएफ होगा उसका डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे? इसी के अपोजिट, मतलब यहाँ पर प्लस है तो इसका भी प्लस इधर ही आएगा। ये आपका हो गया आई बैक और ये हो गया ई बैक। तो अगर मैं इस सिस्टम को रिप्लेस करूंगा वेराइन करंट के लिए तो वो ऐसा दिख गया, है ना। और ई बैक का वैल्यू कितना होगा? ई बैक का वैल्यू होगा अपना -L di/dt, ये सबको पता है। ईएमएफ जो होता है बैक ईएमएफ, उसका वैल्यू होता है -L di/dt इस इंडक्टर के अंदर से। अब हम लोग ये करने वाले हैं कि इस इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एक एनर्जी स्टोर होता है, वो एनर्जी कैलकुलेट करने वाले हैं। सो देयर इज एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस इंडक्टर। तो उस एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे व्हिच इज कॉल्ड एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये वाला अपना टॉपिक है नेक्स्ट। कितना नंबर का टॉपिक है वो? 12.13 हट गया है, एनर्जी डेंसिटी की बात है। 12.12 में एनर्जी की बात हो रही है, उसके बाद एनर्जी डेंसिटी की बात है, ठीक है। एनीवेज, तो ये वाला हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं। अब याद करो, यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड वर्ड यूज हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी कब आती है? जब हम लोग कुछ वर्क करते हैं। अब इस करंट को फ्लो कराने में वर्क मैं कर रहा हूँ या ये बैटरी कर रही है? बैटरी कर रही है। तो ये बैटरी जब वर्क करेगी तो वो जो वर्क डन होता है, ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है, एक बार याद कर लो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है पोटेंशियल डिफरेंस। याद है क्या? स्कूल में पढ़ाया आपको ये फॉर्मूला, 11th में भी था। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस। यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। वर्क डन इक्वल टू V की जगह लिखेंगे E बैक ईएमएफ, है ना। एक्चुअली बैक ईएमएफ नहीं, ये कौन वर्क कर रहा है? ये एक्सटर्नल बैटरी कर रही है। ये कौन वर्क कर रहा है? एक्सटर्नल बैटरी। कौन वर्क कर रहा है? एक्सटर्नल बैटरी ने वर्क किया इनटू चार्ज। कितना चार्ज? लेट अस से dq, छोटा सा चार्ज इसने यहाँ से सप्लाई किया dq, किसके अगेंस्ट? ईएमएफ। इस बैक ईएमएफ के अगेंस्ट।
अगर ये डोमिनेट कर जाएगा तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, पर ऐसा होता नहीं है ना। रियलिटी में ये करंट सप्लाई कर रहा है, ये उसको अपोज कर रहा है, ये उसको बढ़ने नहीं दे रहा है। तो जितना भी एडिशनल चार्ज dq पुश करना है, इस बैटरी को एक्स्ट्रा वर्क करना होगा, दैट इज dw इक्वल टू e dq। ये उस बैटरी का ईएमएफ है और वो किसके अगेंस्ट कर रहा है, इसके अगेंस्ट। तो दिस e विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ e बैक, या फिर दिस e इज शुड बी इक्वल टू e बैक। सो ये यहाँ डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ e बैक आएगा, है ना, उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैटरी और सोर्स हैज टू वर्क अगेंस्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसलिए वो माइनस साइन है। तो ये यहां डाल देंगे तो माइनस ई बैक, रुक थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं, ई बैक इनटू डीक्यू। ये छोटा सा वर्क है, पहले इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। माइनस ई बैक का वैल्यू कितना है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये आई कौन सा है, ये सप्लाइड करंट है, बैक करंट नहीं है, याद रखना। इस फॉर्मूला में आई क्या है, सप्लाइड करंट, ये वाला आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, ये हो गया ई बैक इनटू डी क्यू। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये छोटा सा वर्क है डीक्यू चार्ज को घुमाने के लिए। अब तो बहुत सारा चार्ज जा रहा है तो हमें टोटल वर्क निकालना होगा। तो व्हाट वी डू, वी विल इंटीग्रेट दिस dw एंड दैट विल बी, ये माइनस माइनस हट गया, इंटीग्रेशन एल डी आई बाई डी टी और डी क्यू। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि डी क्यू है, डी टी है, तो हमारे पास एक स्कूल में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, चार्ज अपॉन टाइम इज करंट। सो डी क्यू इक्वल टू आई डी टी लिख सकते हैं क्या? ये इधर डाल दोगे तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, वर्क डन इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन एल डी आई बाई डी टी, ये आई है ध्यान देना, इनटू क्या है डी क्यू। डी क्यू की वैल्यू कितनी है, आई डी टी। क्या क्या कट हो रहा है, तो मेरा इंटीग्रेशन क्या आ गया, एल आई डी आई। एल कांस्टेंट है क्योंकि वो उस सॉलिनॉइड पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आई का इंटीग्रेशन आर डी आई, और आई जो है वो करंट है। लेट अस से करंट 0 से लेके आई नॉट तक जा रहा है, 0 to 1। हाँ, तो उस केस में हम लोग लिमिट्स लिख सकते हैं। अगर लिमिट्स नहीं है सो लेट अस लीव इट एज इट इज, प्लस कांस्टेंट आ जाएगा इस केस में। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, बिना लिमिट्स के पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं बुक में लिमिट्स लिया है क्या नहीं लिया हम लोग ने। तो वर्क डन, ये वर्क डन हो जाएगा स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एल बाहर ले लो, इंटीग्रेशन आई डी आई, आई का इंटीग्रेशन क्या होता है, आई स्क्वायर बाई 2। आई का इंटीग्रेशन क्या है, आई स्क्वायर बाई 2, ये याद रखो। सो दिस वर्क डन बाय व्हाट, एक्सटर्नल सोर्स, बैटरी है ना, या सोर्स is stored in magnetic field of inductor। सही बात है। So therefore energy stored will be equal to half Li square। ठीक है, और अगर आपको लिमिट्स डालनी है तो ये 0 to I डाल दोगे तो ये 0 to I आ जाएगा। याद रखना ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, और हमने इंटीग्रेशन में प्लस कांस्टेंट नहीं लिखा है। एक्चुअली में यहाँ पर प्लस कांस्टेंट होता है, बुक में भी नहीं है, बट मैं बता देता हूँ ये प्लस कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल एनर्जी याद करो, हमेशा आप कुछ भी एक कांस्टेंट के रेफरेंस में ले सकते हो पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि मैंने लेटेस्ट से ये पेन है, पेन का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है mgh लिखेंगे, लेकिन h कौन सा, कहाँ से हाइट ले, यहाँ से भी ले सकते हैं, इस टेबल से भी हाइट ले सकते हैं, या फिर नीचे वाले जमीन से भी हाइट ले सकते हैं। तो वो रेफरेंस हमारे ऊपर डिपेंड करता है, तो वो प्लस सी होता है हमेशा। ठीक है, यहाँ पर हमने लिया नहीं है, या फिर सी को हम लोग 0 भी ले सकते हैं, कांस्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी का कांस्टेंट रेफरेंस अपने चॉइस पे डिपेंड करता है, वी कैन डिसाइड क्या लेना है ना। फिजिक्स में ये एक खास बात है, पोटेंशियल एनर्जी का चॉइस हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कांस्टेंट क्या लेना है, रेफरेंस क्या लेना है, इसलिए वो प्लस सी नहीं है। अगर आप लिमिट्स ले लोगे तो सी का कोई रोल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर 0 to I0, अगर मेरा करंट 0 से मैक्सिमम हो रहा है, बस इतना ही है केस, चेंज नहीं हो रहा है बार बार, सिर्फ 0 से मैक्सिमम हुआ, तो उस केस में 0 to I0 के केस में यहाँ पर इक्वेशन में 0 to I0 आ जाएगा और आंसर में आ जाएगा I0 स्क्वायर बस, है ना।
उस केस में। क्लियर है? कौन सी सिचुएशन में रिजल्ट कैसे बदलेंगे ये क्लियर है? अपने बुक में देखते क्या दिया है। सो अपने बुक में लिमिट्स नहीं लेते। हाँ लिमिट्स नहीं लिया है, ठीक है। और इसी को सिंबल यूज किया अपने बुक में यूबी, यू पोटेंशियल एनर्जी के लिए या फिर स्टोर्ड एनर्जी के लिए, और कौन सी है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर्ड है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा कोई है ही नहीं चॉइस, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही है जिसमें वो एनर्जी स्टोर हो सकता है। तो ये फॉर्मूला भी बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है ना, दिखती नहीं है भले। चलो ये हो गया टॉपिक खत्म। देखो जैसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस देखा वैसा ही है म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस में? देयर आर टू कॉइल्स, ठीक है। सो देयर आर टू कॉइल्स, ऐसे ले लो, ये एक कॉइल। अब डायग्राम कैसा भी बना सकते हो, खड़ा बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल बना सकते हो, मैं ऐसा बना रहा हूँ वर्टिकल, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में मैं इसी तरह का कुछ तो यूज करने वाला हूँ। ये जो कॉइल इसे हम बोलेंगे प्राइमरी कॉइल। कभी कभी हम लोग लिखते हैं इसको कॉइल नंबर 1, इसे लिखेंगे कॉइल नंबर 2 या फिर सेकेंडरी कॉइल। मैग्नेटिक लिंकेज के लिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, लाइट कमी पड़ती, ठीक है। मैग्नेटिक लिंकेज के लिए हम लोग क्या कहते हैं, कभी कभी बीच में एक आयन का कोर लेते हैं जिससे मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से लिंक हो जाए। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड में ये मेरी दूसरी कॉइल लग दी है ना, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें ये दूसरी कॉइल है, इसमें कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। लेटेस्ट से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर लगाते हैं सो दैट हम करंट चेक कर पाए अगर आया तो। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एसी सोर्स लगा दिया। ये क्या है, करंट विच इज चेंजिंग विद टाइम। इस टाइम वेरिएंट करंट की वजह से दिस इज करंट इन प्राइमरी कॉइल, और I1 बोल सकते हो आप इसको। इस I1 की चेंज की वजह से इस मैग्नेटिक फील्ड फाई में चेंज आ जाएगा। यस इस ये फाई इससे भी लिंक है तो इस फाई 2 में भी चेंज आ जाएगा, फाई 2 1 बोल सकते हैं आप इसको। फ्लक्स इन सेकंड कॉइल बिकॉज ऑफ फर्स्ट कॉइल। ये किसके साथ चेंज होगा, इसके साथ। सो फाई इन सेकंड कॉइल या फिर फाई इन सेकेंडरी कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी कॉइल, या फिर आप इसको 2 और 1 लिख सकते हो आपके बुक के हिसाब से। सो फाई इन सेकेंडरी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ लिंकेज, है ना, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। एन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। पिछले वाले में हमारा फॉर्मूला था फाई इक्वल टू एल आई, यहाँ पर सेम फॉर्मूला है, बस फर्क क्या है, प्राइमरी कॉइल का करंट, सेकेंडरी में फ्लक्स। यहाँ पर फर्क क्या है, प्राइमरी में करंट, प्राइमरी में ही फ्लक्स। यहाँ पर दो कॉइल थे ही नहीं, यहाँ एक ही था, यहाँ 2 कॉइल है तो करंट प्राइमरी का चेंज होगा, फ्लक्स सेकेंडरी में चेंज होगा, है ना। और सेकेंडरी में जब फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी में ईएमएफ भी बनेगा विच इज गिवन बाय माइनस डी फाई बाई डी टी। सही बात है क्या? ईएमएफ का तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, माइनस डी फाई बाई डी टी, फाई होगा सेकेंडरी का फ्लक्स, ये डाल देंगे इधर तो माइनस एम तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी आई पी बाई डी टी बचेगा, ये एक और फॉर्मूला बन गया। और इसी पे से हम लोग m का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू ई सेकेंडरी अपॉन डी आई पी बाई डी टी, और इसका मोड, क्योंकि ये नेगेटिव वगैरह आता है ना, तो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इस पे से इसका डेफिनेशन दिया अपने टेक्स्ट बुक में, ठीक है। यूनिट क्या है इसका, हेनरी। दूसरा यूनिट क्या बना सकते हो आप, दूसरा यूनिट बन सकता है वोल्ट पर एम्पियर, सेकंड ऊपर चला जाएगा तो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, है ना, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, या फिर वोल्ट पर एम्पियर ओम है तो ओम सेकंड भी लिख सकते हो, ओम सेकंड भी लिख सकते हो, ओम सेकंड भी लिख सकते हो। ये कॉमन यूनिट है, हेनरी साइंटिस्ट के नाम से पड़ा हुआ है। तो ये हो गया आपका पेज 282 पर का सारा थियरी। यहाँ पर उन लोग ने एक जगह पे क्या लिया है, M21 और M12 लिया है। M21 M12 अल्टीमेटली उन्होंने क्या बोला है कि वो M सेम होता है, सिमेट्रिक कॉइल है तो दोनों तरफ सेम ही आएगा लिंकेज, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12.47, डेफिनेशन पढ़ लो उसके नीचे जो दिया है 12.47 के नीचे, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये E डिवाइड बाय प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी सर्किट पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी सर्किट, पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी सर्किट। ये हो गया आपका डेफिनेशन, ठीक है।
यूनिट्स हो गए डिस्कस। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू सर्किट। अब ये दोनों सर्किट यहाँ से यहाँ जो करंट जा रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ रहा है। सो मैग्नेटिक लिंकेज इज इम्पोर्टेंट। मैग्नेटिक लिंक कितना हो रहा है ना? सो दैट लिंकेज इज डिफाइंड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। क्योंकि ये दोनों कॉइल है, सही बात है, तो ये कॉइल है तो इसका खुद का इंडक्टेंस होगा L1, इस दूसरी कॉइल का खुद का इंडक्टेंस होगा L2, सेल्फ इंडक्टेंस होगा दोनों कॉइल में। इस L1 L2 का इस M के साथ रिलेशन है, इस M के साथ रिलेशन है। सो M इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स रूट ऑफ L1 रूट ऑफ L2। ये फॉर्मूला एक है, डिराइव करेंगे हम लोग इसको, थोड़ा बहुत डिराइव करेंगे। सो उसमें जो K आ रहा है कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट K इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। दिस कांस्टेंट K इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ठीक है, ये कांस्टेंट डिसाइड करता है कि कितना लिंकेज हो रहा है। ठीक है, यूजुअली K का वैल्यू जो है इट इज लेस देन 1, लेस देन यूनिटी। K अगर 1 है तो हम बोलते हैं परफेक्टली कपल्ड कॉइल है, मतलब 100% मैग्नेटिक लिंकेज हो रहा है दोनों तरफ, है ना, तो एनर्जी कहीं पे मिस नहीं हो रहा है। अगर K 0.5 से ज़्यादा है, मतलब 50% से ज़्यादा कपलिंग हो रहा है, तो अच्छा कपलिंग हो रहा है। सो द टू कॉइल्स आर टाइटली कपल्ड, है ना, अच्छे से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है दोनों कॉइल में। इफ K इज लेस देन 0.5, कॉइल्स आर लूजली कपल्ड। लूज कपलिंग है मतलब 50% से भी कम एनर्जी ट्रांसफर होगा। ठीक है, इफ L1 इक्वल टू L2, उस केस में क्या हो जाएगा आपका, L1 और L2 अगर इक्वल कर देंगे तो यहाँ पर ये L, यहाँ पर L, सो अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर, सो दैट इज L, तो ये हो जाएगा L M इक्वल टू KL। और अगर K भी 1 है तो M इक्वल टू L। ऐसे केसेस में जहाँ पर परफेक्ट कपल भी हो रहा है और L1 और L2 इक्वल है, उस केस में M और L इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आइडियलिस्टिक कंडीशन, ऐसा रियल में नहीं होता है। ठीक है, याच्यात दोन्ही सेम राहील, दोन्ही काय दोन्हीच्या पॉइंट्स राहतील तसे। हाँ, दोघांचा L जर सेम असेल, L का तो फॉर्मूला है ना अपने पास, क्या फॉर्मूला है L का? म्यू नॉट n स्क्वायर LA, ये फॉर्मूला था। अगर ये सब कुछ सेम है, आइडेंटिकल कॉइल है, कॉपी टू कॉपी कॉइल है, तो ऑब्वियस बात है L1 L2 बराबर होगा। ठीक है, और अगर परफेक्ट कपल कर देंगे तो M इक्वल टू L, परफेक्ट कपल नहीं करेंगे तो वहाँ K आ जाएगा जितना भी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग वाला टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है M इक्वल टू K अंडर रूट L1 L2, उसके पीछे का लॉजिक भी थोड़ा बता देता हूँ बोर्ड पे। ये फॉर्मूला कहाँ से है, उसका भी छोटा सा मैथमेटिकल लॉजिक है, बहुत कुछ अच्छे से डिराइव नहीं किया उसको, बस लॉजिक यूज किया वहाँ पर, प्रोपोर्शनैलिटी वाला लॉजिक यूज किया, क्योंकि वो एनीवेज कांस्टेंट है ना, वो कांस्टेंट ही है। ओके, तो आपका E जो है फ्लक्स जो है, टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। यहाँ देखो, मैं ये फॉर्मूले के पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ, ये कहाँ से है, ये मैंने डायरेक्ट लिखा ना, उस पे से मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया क्या है, बट ये फॉर्मूला कहाँ से है उसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फ्लक्स जो है, फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, जितने ज्यादा कॉइल्स उतना टोटल फ्लक्स बढ़ता है। दिस इज टोटल फ्लक्स, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू n फॉर फर्स्ट कॉइल, फ्लक्स इन फर्स्ट कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू n1 नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट कॉइल। ठीक है, और EMF इन सेकंड कॉइल is proportional to what, flux in second coil or number of turns in second coil also, flux in second coil also which is linked with flux in first coil। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं this is proportional to K times phi1। ठीक है, क्योंकि सेकंड कॉइल में फ्लक्स क्या होगा, फर्स्ट कॉइल में जो फ्लक्स में चेंज आएगा उसके प्रोपोर्शनल होगा, 100% भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो वहां पर क्या आ गया, दिस इज योर कपलिंग कांस्टेंट, है ना। सो N2 K phi1, ये आ गया आपका E2, EMF इन सेकंड कॉइल। ठीक है, ड्यू टू चेंजेस इन करंट इन फर्स्ट कॉइल। सो आपका आ गया E21 इक्वल टू N2 K N1। ठीक है, N1 कैसे, तो क्योंकि ये वापस से यहाँ पर क्या है, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू N1 है, और ये एनीवेज कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट चेंज होते जाएगा जैसे जैसे हम लोग टर्म्स ऐड करते जाएंगे। सो N2 ये कांस्टेंट एज इट इज ले रहा हूँ मैं, और phi1 की जगह मैं लिख रहा हूँ N1, जो कि आपका EMF इन सेकंड, क्योंकि सेकंड कॉइल में इंड्यूस होना है, फर्स्ट कॉइल में EMF इंड्यूस नहीं होना है, वो तो हमने सप्लाई किया है। इंड्यूस कहाँ होना है, सेकंड में। चेंजेस कहाँ होने हैं, फर्स्ट में। चेंजेस फर्स्ट में होंगे करंट और EMF के, सेकंड में इंड्यूस होगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट याद रखो। अब आपका जो L है, L का फॉर्मूला याद करो क्या था,
म्यू नॉट n स्क्वायर एल ए। ये n क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। n स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, सही बात है। सो l इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर लिख सकता है, यस और नो? सो n इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ l लिख सकता है। सो n1 इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ l1 लिख सकता है। Yes. कुछ कांस्टेंट्स आएंगे, हम लोग नहीं निकाल रहे क्वेश्चन। n2 इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ l2 लिख सकता है। ये प्रोपोर्शनलिटीज यहाँ पर डाल दो, वापस से k का वैल्यू चेंज हो जाएगा, कुछ और नया कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि हम लोग नए नए कांस्टेंट्स घुसा रहे हैं, बट एनीवेज कांस्टेंट है, ठीक है। सो e2 आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू, वो कांस्टेंट तो रहेगा ही, n1 इनटू की जगह रूट ऑफ l1 रूट ऑफ l2 आ जाएगा। और e इज प्रोपोर्शनल टू क्या है? e इज प्रोपोर्शनल टू m di by dt है ना? तो यहाँ पर आप m इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ l1 l2 लिख सकते हो इस पे से। तो आपका ये नेक्स्ट फार्मूला क्या आ जाएगा? m इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ l1 l2, और वहां पर जो कांस्टेंट है ये वाला कांस्टेंट, तो हम लोग लिख सकते हैं m इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ये वापस से मॉडिफाइड कांस्टेंट होगा, यहाँ पर हर कांस्टेंट अलग है, ठीक है। रूट ऑफ L1 रूट ऑफ L2, ये वाला फॉर्मूला वहां से आता है। याद रखना हमने एग्जैक्ट डेरिवेशन नहीं किया, हमने प्रोपोर्शनलिटी यूज किया, तो यहाँ पर हर स्टेप पे कांस्टेंट्स बदल रहे हैं, ठीक है। फाइनल कांस्टेंट कुछ और होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें अगर ये लिंकेज पता है खत्म ना, L1 L2 पता है तो हम लोग, और n पता है तो k निकाल सकते हैं, है ना, या फिर k पता है तो n निकाल सकते हैं कि कितना लिंकेज हो रहा है, यस। तो ये हो गया, आपकी k का वैल्यू डिपेंड करती है कि किस तरह का लिंकेज हो रहा है। 100% लिंकेज है तो k का वैल्यू कितना? 1, ठीक है। 50% से ज्यादा है तो k का वैल्यू ग्रेटर देन 0.5, उस केस में कौन सा कपलिंग होता है? टाइट कपलिंग, ठीक है। k का वैल्यू 50% से कम, 0.5 से कम, लूज कपलिंग, ठीक है। और L1 L2 अगर बराबर हो जाए तो यहाँ पर आपको ये वाली सिचुएशन है ना। ये हो गया अपना। अब इसी के ऊपर एक एग्जांपल है, एग्जांपल 12.10। नेक्स्ट पेज 284, एग्जांपल 12.10। टू कॉइल्स हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस L1 दिया है, L2 दिया है, आर कपल्ड विद ईच अदर, ठीक है। L1 L2 दिया है, पेज नंबर 284 पे एग्जांपल 12.10। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के भी दिया है, 75% कपलिंग हो रहा है, 0.75 के का वैल्यू दिया है। m पूछा है, क्या फार्मूला लगाओगे? ये वाला L1 दिया है, L2 दिया है, m k 0.75 दिया है, तो m निकाल सकते हो, सिंपल है, कर लोगे। यूनिट क्या है m का? हेनरी। L1 L2 का यूनिट हेनरी, तो m का यूनिट भी हेनरी, ये याद रखो। ये k यूनिटलेस है, k यूनिटलेस कांस्टेंट है। The mutual inductance M of two coils is given by M दिया है। The self inductance of the coils are L1 L2 दिया है, K पूछा है। K equal to M upon L1 L2 root of L1 L2, L1 L2 दिया है, M दिया है, डाल दोगे वैल्यू निकल जाएगा आंसर। तो 12.10 और 11 आपके लिए होमवर्क है, कर लोगे। नेक्स्ट इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है, दो कॉइल का थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म, इट इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। अब तक के जो भी हमने डिस्कशन किए वहां पर आयन कोर का यूज नहीं किया था, दो कॉइल को बाजू बाजू में रख दिया था। अब अगर आयन का यूज करेंगे, लोखंड का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर मैंने एक आयन का फ्रेम लिया, सॉफ्ट आयन का फ्रेम, ठीक है, स्क्वायर फ्रेम लिया इस तरह का, इस तरफ मैंने कॉपर का एक कॉइल वाइंड कर दिया, ये मेरा प्राइमरी कॉइल, ध्यान दो। इस तरफ मैंने दूसरा कॉइल वाइंड कर दिया, ये मेरा सेकेंडरी कॉइल। इस सेटअप को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर, ठीक है। गूगल करो ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर्स मत करना, ट्रांसफार्मर करो गूगल पे, ट्रांसफार्मर, ठीक है। देखो उसका फोटो कैसा दिखता है, वैसा देखा है मैंने। इतना सिंपल है कि आप घर पे बना सकते हो, है ना। क्या चाहिए? कॉपर का कॉइल चाहिए और आयरन का ब्लॉक चाहिए, खत्म, है ना? तो अपना ट्रांसफार्मर आप बना सकते हो इस तरीके से। ये देखो, ये है ट्रांसफार्मर सर्किट। ये काम क्या करता है पहले ये समझो। प्राइमरी कॉइल में हम लोग लगाते हैं अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, एसी सोर्स लगाते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी में हमें आउटपुट सर्किट लगाना होता है, आपका लोड रेजिस्टेंस वगैरह होता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि मुझे
230 वोल्ट का हमारा एसी सप्लाई है और मुझे एक एलईडी बल्ब चलाना है जिसको 9 वोल्ट से भी काम हो जाएगा, 5 वोल्ट से भी काम हो जाएगा। ठीक है, एसी से भी एलईडी चलता है, उसका कोई वो इशू नहीं है, बस आपको करंट और वोल्टेज को कंट्रोल करना है। तो लेटेस्ट से मैंने 230 वोल्ट को 5 वोल्ट करना है, तो ऐसा काम करने के लिए आई विल नीड अ ट्रांसफार्मर डिवाइस, ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ट्रांसफार्मर को जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करे। प्राइमरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन सेकेंडरी वोल्टेज। इधर का वोल्टेज कितना है, ईएमएफ कितना है, सेकेंडरी, यहाँ पर ईएमएफ कितना है, प्राइमरी। तो अगर प्राइमरी सेकेंडरी से ज्यादा है या सेकेंडरी प्राइमरी से कम है तो ऐसे ट्रांसफार्मर को बोलते हैं हम लोग स्टेप डाउन। हम लोगों ने वोल्टेज को स्टेप डाउन किया, ठीक है। इसका उल्टा भी होता है, स्टेप अप भी होता है। प्राइमरी वोल्टेज इज लेस देन सेकेंडरी वोल्टेज। सेकेंडरी में ज्यादा है, 230 है, मुझे 440 वोल्ट चाहिए। मच्छर मारना है 1000 वोल्ट चाहिए। मच्छर मारने के लिए कितना चाहिए, 1000 वोल्ट मॉस्किटो बैट के अंदर है। क्या करेंगे, 230 वोल्ट को 1000 वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कैसे करेंगे वो पढ़ते हैं, पहले ये समझो कि क्या क्या टाइप के ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक्सरे मशीन चलाना है, 40,000 वोल्ट चाहिए। गवर्नमेंट कितना सप्लाई करता है, 230 या 440, उससे ऊपर ज्यादा नहीं आता सप्लाई। 10,000 वोल्ट चाहिए, कैसे करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करो, ठीक है। तो एक्सरे मशीन चला सकते हैं। कितना करंट वो बढ़ाते हैं, कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे ना, फिजिक्स पढ़ा होगा इसका, पहले लॉजिक तो समझो क्या क्या है। दूसरा होता है ये EP इक्वल टू ES, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेशन, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का काम क्या है, सेम वोल्टेज है दोनों तरफ, तो खास क्या है, वोल्टेज तो चेंज नहीं किया। मुझे बताओ ये कॉइल और ये कॉइल में कोई फिजिकल कनेक्शन है क्या? अगर इधर आग लग जाए तो इसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्या हो गया, ये हमारे घर का सर्किट, ये आपका MACB से आने वाला सर्किट। अगर MACB से आने वाला सप्लाई और मेरे घर का सप्लाई, मेरे घर के सप्लाई में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो MACB के सप्लाई में शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, इससे पूरे सिटी का लाइट नहीं जाएगा, सिर्फ मेरे घर का लाइट जाएगा। अगर ये डायरेक्ट कनेक्शन कर देंगे पूरे सिटी का, तो आपके सिटी में जिस किसी बंदे के घर में कुछ गड़बड़ हो जाए, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो जाए, पूरे सिटी का लाइट उड़ जाएगा, पूरी इतनी जो भी सिटी में वायरिंग है सब जल जाएगी। ऐसा ना हो इसलिए इसका यूज करता है, क्लियर है। तो ये एक एडवांटेज है ट्रांसफार्मर यूज करने का। क्या एडवांटेज है, प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट को आइसोलेट करता है, भले इस केस में हो, इस केस में, इस केस में हो, तीनों ही केस में आइसोलेशन करता है दो सर्किट्स का। तो अगर एक सर्किट डैमेज होता है तो दूसरा डैमेज नहीं होगा, बिकॉज लिंकेज कैसा है, मैग्नेटिक है। मैग्नेटिक फील्ड से हीटिंग थोड़ी ना ट्रांसफर हो सकता है ना। जल गया, इधर आग लगी तो आग यहाँ से यहाँ ट्रांसफर नहीं हो सकती। शॉर्ट सर्किट में होता क्या है, ये कॉइल जल जाती है, कोई भी एक कॉइल जल जाती है लेकिन दूसरी नहीं जलेगी, है ना। ठीक है, तो सर वो तो मेल्ट होती है ना। हाँ मेल्ट होता है, हीटिंग की वजह से मेल्ट होता है वो मेटल, तो मेल्ट होता है, कट हो जाता है। लेकिन ओवर करंट यहाँ जा रहा है। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है। ये अपने वायरिंग जो है ना वो 10 एम्पियर तक करंट झेल सकते हैं, 20 एम्पियर भी झेल लेंगे कभी कभी, लेकिन उसके ऊपर गया तो वो जलने वाला है और उसका कोटिंग जलने लगता है गर्म होने की वजह से, वहां पर फायर कैच करता है वो। ठीक है, मेन तो वो प्लास्टिक होता है जो फायर कैच करता है हाई टेम्परेचर पर। मेटल तो मेल्ट हो जाता है ना, प्लास्टिक है उसके ऊपर केसिंग है, लकड़ी है आजू बाजू, तो वहां पर वो फायरिंग कैप्चर करता है। तो हाई करंट की वजह से होता है। तो हाई करंट यहाँ फ्लो करेगा तो यहाँ पर कुछ नहीं करने वाला है। यहाँ पर तो जितना करंट का रेट ऑफ चेंज है di/dt, वो डिसाइड करेगा कि यहाँ कितना ट्रांसफर होगा, और भी कुछ चीजें हैं वो डिसाइड करेगी, नंबर ऑफ टर्न्स डिसाइड करेंगे। तो वो अभी हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिक्स करते हैं, इसका टर्न्स रेशो पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर का। सो दिस डिवाइस इज ट्रांसफार्मर, ये डिवाइस क्या है, ट्रांसफार्मर है। अब सेकेंडरी में जो करंट आना है, सेकेंडरी में जो करंट आना है that is proportional to rate of change of current of primary coil। सही बात है, प्राइमरी में जो करंट है ना, या फिर फ्लक्स इन प्राइमरी, फ्लक्स इन प्राइमरी को क्या लिख सकते हैं, ये जाने लो, फ्लक्स से शुरू करते हैं, फ्लक्स से पढ़ते हैं इसको। फ्लक्स इन प्राइमरी बताओ, फ्लक्स का अपना फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू Li। ठीक है, सो आई कैन राइट n टाइम्स, ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं, n1 टाइम्स phi b। ये क्या है, टोटल फ्लक्स है phi इन प्राइमरी कॉइल, which is number of turns in primary coil
times flux per unit turn per turn. For this phi b is flux per turn. सिंगल टर्न में कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है टाइम्स नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल. सिमिलरली फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल टाइम्स फ्लक्स लिंक्ड पर टर्न. ये तो सेम ही होगा. टोटल फ्लक्स अलग अलग होगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स अलग है ना. नाउ ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू n dIp/dt. ठीक है, ये लिख सकते हैं. वैसे ही इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. अच्छा मैं बुक जैसा करूँ क्या? थोड़ा सा बुक जैसा करते हैं. ये वाला नहीं लिखते, d5/dt. ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं. E = d5/dt पता है सबको. सेकेंडरी में जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो सेकेंडरी से जो भी लिंक्ड होगा ये फ्लक्स, उसमें जब चेंज आएगा तब सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होगा. सिमिलरली प्राइमरी का भी वैसे ही फॉर्मूला लिख सकते हैं d5p/dt. मैं मैग्नीट्यूड लेके चल रहा हूँ, माइनस साइन नहीं ले रहा हूँ, है ना. मैग्नीट्यूड लेके चल रहा हूँ. फाई एस क्या है? फाई एस ये है np d5b/dt. ठीक है, फ्लक्स ही हो जाएगा, करंट की जरूरत नहीं पड़ेगी. यहाँ पर n, अच्छा ये सेकेंडरी था, सॉरी सेकेंडरी, तो n सेकेंडरी बाहर d5/dt आ जाएगा. इधर n प्राइमरी बाहर d5 प्राइमरी/dt आ जाएगा, d5b/dt. क्या किया मैंने? 5p का वैल्यू क्या डाला? n टाइम्स 5b. ये फ्लक्स पर टर्न है. np कांस्टेंट है बाहर, d5b/dt इधर आ जाएगा. इस केस में फाई एस का भी ns बाहर आ जाएगा, d5/dt अंदर बच जाएगा. ये क्या है? फ्लक्स पर टर्न. वो तो सेम है क्योंकि दोनों कॉइल का एरिया एक जैसा लिया हमने. ठीक है, क्या हो रहा है अगर मैं इन दोनों को कट कर दूं, ES/EP कर दूं, डिवाइड कर दूं, सो NS/NP और वो d5/dt कट हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड टर्न्स रेशियो. दिस इज कॉल्ड टर्न्स रेशियो. ठीक है, क्या है ये? टर्न्स रेशियो. आइडियली फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर पावर इन प्राइमरी कॉइल, पावर इन प्राइमरी इज इक्वल टू पावर इन सेकेंडरी. सही बात है. जितना पावर इनपुट में आएगा उतना ही पावर आउटपुट में जाएगा. आइडियल अगर है तो लॉस नहीं हो रहा है तो लॉस होगा, बट आइडियल केस लेते हैं कि अगर लॉस नहीं हुआ तो क्या. सो वी कैन राइट इन दैट केस EPIP. ये पावर हो गया, ये पावर हो गया. इस तरफ पावर क्या होगा? ESIS. समझ में आ रहा है? तो इस पे से मैं ES/EP कितना लिख सकता हूँ? ES/EP विल बी IP/IS. ये इधर डाल देंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? ES/EP इक्वल टू NS/NP इक्वल टू IP/IS. ये आपका टर्न्स रेशियो इन टर्म्स ऑफ करंट आल्सो. अब इसका मीनिंग समझना थोड़ा सा, इसको लेके चलते हैं. लेट मी टेक दिस फॉर्मूला और इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ. यहाँ पर डेरिवेशन खत्म हो गया टर्न्स रेशियो का. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, उसमें ये सब लिखना है. नोट्स में से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करोगे. डायग्राम बनाना होता है. डायग्राम में बताना होता है कि यहाँ पर 2 कॉइल होती है, उसको आयरन कोर के अंदर ऐसे लपेटते हैं, इस तरह से उस तरह से, वो सारा रहेगा. लेटेस्ट से दोनों कॉइल का क्रॉस सेक्शन एरिया एक जैसा है, वो सारा नोट्स में है. नोट्स में से करो प्रिपरेशन. ठीक है. मैथमेटिक्स क्या है वो मैंने बताया. मैथमेटिक्स भी उसमें है, 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा और ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आएगा. लिख लो, एग्जाम में आएगा इस साल. हाँ, अब बोल दिया तो अब कर लोगे प्रिपेयर, और नहीं करोगे तो मेरी गलती नहीं है. चलो अब इसका फॉर्मूला थोड़ा वर्कआउट करते हैं. ES/EP इक्वल टू NS/NP. लेट अस टेक सम वैल्यूज. समझने के लिए कुछ वैल्यूज लेते हैं. लेट प्राइमरी जो है, प्राइमरी टर्न्स जो है, लेट अस प्राइमरी EMF ले लेते हैं 230 वोल्ट. अपने घर में जो सप्लाई आता है ना, प्राइमरी जो कॉइल होगा वो अपने सप्लाई को लगेगा. लेट अस से मुझे नंबर ऑफ टर्न्स जो है प्राइमरी में वो मेरे पास है 1000. नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो सेकेंडरी में वो मेरे पास है लेट अस से 20. ठीक है.
और देखते हैं कि क्या होता है सेकेंडरी का ईएमएफ। सो ES अपॉन EB इक्वल टू NS अपॉन NB। लेट अस पुट वैल्यू। NS कितना है 20, ये 1000, ठीक है। और ये EB कितना उधर भेज दो, EB भेज दो उधर। EB कितना है 230, तो ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया। 23 टू जा कितना 46 46 4.6 4.6 हो गया। तो क्या अगर मुझे 5 वोल्ट की बैटरी है, 4.6 वोल्ट चाहिए, मोबाइल चार्ज करने के लिए इतना वो वोल्टेज सफिशिएंट है ना, या फिर 5 वोल्ट चाहिए, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा कम ज़्यादा। तो मेरा सेकेंडरी का और प्राइमरी का ये जो टर्न्स रेशियो ये इस तरह से डिसाइड होगा। अब लॉजिक देखो, प्राइमरी में ज़्यादा टर्न है, सेकेंडरी में कम टर्न है। प्राइमरी में ज़्यादा वोल्टेज, सेकेंडरी में कम वोल्टेज। तो वोल्टेज को कम करना है तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स कम करना है, प्राइमरी के ज़्यादा, सेकेंडरी के कम। वोल्टेज को बढ़ाना है, प्राइमरी से ऊपर जाना है, तो सेकेंडरी के टर्न्स ज़्यादा, प्राइमरी के कम। ठीक है, तो बस नंबर ऑफ टर्न्स एडजस्ट करने से आप वोल्टेज को चेंज कर सकते हो, है क्या नहीं भाई? हमारे जो रेलवे लाइन है वो कितने वोल्टेज में चलते हैं? रेलवे लाइन्स 40,000 वोल्ट रहता है। और एमएससीबी कितना सप्लाई करती है? 230 400 उससे ज्यादा है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, जो एमएससीबी ने सप्लाई किया उसी को 40,000 वोल्ट में करेंगे, जो भी लो वोल्टेज सप्लाई करेंगे एमएससीबी, तो स्टेप अप कर लेंगे ट्रांसफार्मर लगा के। तो आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन के आसपास ऐसे बड़े बड़े कुछ तो ट्रांसफार्मर के सेटअप रहते हैं, तो वो मेन सप्लाई आता है पावर जनरेशन प्लांट से। फिर ये लोग उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन जो करना है वो करता है, फिर वो रेलवे लाइन्स को सप्लाई होता है। ठीक है, पण 2-3 लागत असतील ना ट्रान्सफॉर्मर जास्त असतात. अरे पूर्ण असा एक एरिया, बिल्डिंग सारखा एरिया असतो त्याच्यात। आपल्या नाशिक रोडला आहे, जाऊन बघा रेल्वे स्टेशनच्या एंट्री केली ना की पलीकडे 3ऱ्या नंबरच्या प्लॅटफॉर्मच्या पलीकडे तुम्हाला असा पूर्ण एरिया दिसेल मोठा, ट्रान्सफॉर्मर खूप सारे लावलेले आहेत, अशा मोठे मोठे तो ग्रिड्स सर अगर छोटा सी मैकेनिज्म भले, बट अगर वो बैटरी में यूज किया जाए तो किसमें बैटरी में कर सकते हैं, करते हैं ना इसको। बैटरी के चार्जेस बढ़ेंगे। देखो अरे मतलब चार्जिंग करना है सप्लाई होती है वो देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखो, हाँ इनपुट पावर और आउटपुट पावर क्या है, इक्वल है। इक्वल है। आप अगर स्टेप अप कर रहे हो, प्राइमरी के वोल्टेज से सेकेंडरी का वोल्टेज बढ़ेगा, स्टेप अप करते हो, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट को घटना पड़ेगा, पावर उतना ही ट्रांसफर होना है। पावर ट्रांसफर आप नहीं बढ़ा रहे, वो नहीं कर सकते, फिजिक्स के हिसाब से एनर्जी कंजर्वेशन होना है दोनों तरफ। उल्टा यहाँ पर बीच में एनर्जी लॉस होता है। कौन सा लॉस? एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस क्या है? क्योंकि ये आयन का कोर है, इसके थ्रू करंट चेंज हो रहा है, तो इसके अंदर भी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये गर्म होगा, ट्रांसफार्मर गर्म होते हैं, हमारे चार्जर गर्म होते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस एडी करंट लॉस। एनर्जी आई कहाँ से? इससे आई, प्राइमरी एनर्जी से। तो प्राइमरी का एनर्जी अगर आपने 100 जूल दिया तो 10 या 20 जूल या 50 जूल तक तो वेस्ट हो जाएगा, बचा हुआ एनर्जी आगे जाएगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से यहाँ एनर्जी लॉस होना ही होना है। रियल ट्रांसफार्मर, ये तो आइडियल है, रियल ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस होना ही होना है ना। तो इसलिए जो भी ट्रांसफर होगा एनर्जी वो कम होगा। दूसरा जो ट्रांसफार्मर है उसके पास जाओगे तो आपको एक हमिंग नॉइस आता है ऐसा, वो कहाँ से आता है? वो भी तो साउंड है ना, साउंड एनर्जी जनरेट हो रहा है, तो यही एनर्जी यूज होगा, हीट एनर्जी जनरेट होता है। आपने जो ट्रांसफार्मर के ऊपर ऑयल देखा होगा बहुत सारा, वो उसको ठंडा करने के लिए, ठीक है, वो कूलिंग के लिए यूज होता है, ऑयल सर्कुलेशन मोटा ट्रांसफार्मर मध्ये असतं जनरली, जिससे नॉइज भी कम होता है और वो ऑयल क्या करता है, कूल डाउन भी करता है। ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर रहता है बड़े साइज के। तो अल्टीमेटली उस सब के लिए जो एनर्जी है, वो ऑयल को हीट करने में जो एनर्जी वो ट्रांसफार्मर से निकलती है, वो एक्चुअली वेस्टेज एनर्जी है जिसको वो रेडिएट करना जरूरी है, अदरवाइज कॉइल जल सकती है। जब अगर ओवर हीट हो गया तो ट्रांसफार्मर जल सकता है, कॉपर ही है ना, जलेगा, फिर पतला सा वायर रहता है, जल सकता है ना। तो ये हो गया अपना ट्रांसफार्मर टॉपिक और लेसन खत्म। अब इसमें न्यूमेरिकल जो है वो आपको करना है होमवर्क में, सिंपल है। अभी मैंने ये जो करके देखा ये एक एग्जांपल था, कर लोगे ऐसे एग्जांपल? हाँ लेसन इंपॉर्टंट है, तुम्हें सांगितलं एग्जांपल देना है, एग्जांपल बस इसका एग्जांपल दिया नहीं है बुक में, असे प्रश्न येऊ शकतात ट्रान्सफॉर्मरला, ठीक है। संवाद आहे चलो एंड करते हैं सेशन।